वीडियो की शुरुआत होती है, एक लड़का रेडी होते हुए कह रहा होता है फाइनली अब मेरी बारी है। फिर उस आदमी की शक्ल दिखाते तो एमसी उसे देख के कहता है ये आदमी तो वही है जो हान की बहुत बेइज्जती कर रहा था। तभी यंग लेडी कहती है क्या हमें इस तरह की सिचुएशन को इत्तेफाक कहना चाहिए या फिर हमें इसे ग्रेट स्कीम कहनी चाहिए। मुझे यकीन है कि दोनों के बीच ये लड़ाई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक प्लानिंग है। तो एमसी कहता है शायद यही डेस्टिनी है। यंग लेडी एमसी की ओर देखते हुए मन में कहती है डेस्टिनी। उसके बाद देखते हैं हान को जो कह रहा होता है मैं साउदर्न सी साइड का हान पाजिन हूँ, मैं आपके स्वॉर्ड से मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है मैं जेगल फैमिली का योरोंग जेगल हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं दिखा सकूंगा कि आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके डोंकी रोल का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए। और इसके बाकी सब हंस रहे होते हैं। इसे सुनकर हान को गुस्सा आ रहा होता है तो वो कहता है मुझे उम्मीद है कि जेगल परिवार की तलवार आपकी जीभ जैसे तेज होगी। इसे सुनकर जेगल बोलता है क्या, फिर गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है फिर मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम गधे जितने दिमाग वाले होंगे अगर तुम मेरी तलवार से बचना चाहते हो। तो हान भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है आप इसे जल्दी देखेंगे। यंग लेडी कहती है जेगल फैमिली ग्रेट वॉर के मौके के दौरान अपनी चमकदार जीभ का इस्तेमाल करके मूरी के सबसे महान परिवार में से एक बन गया। जेगल फैमिली के मेंबर उन शब्दों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। मैंने सुना है कि जेगल फैमिली न केवल अपनी संरचना और रणनीति के लिए अपनी स्वॉर्ड चलाने की कला पर बहुत गर्व है। एमसी मन में कहता है ओ तभी ये इतना गुस्सा है। एक कहावत है कि आप अच्छे शब्द तभी सुनते हैं जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं। वो दूसरों की बेइज्जती कर सकता है लेकिन बेइज्जती ना होने की उम्मीद रखता है। उसके बाद देखते हैं जेगल तेजी से हमला करने के लिए हान की ओर बढ़ रहा होता है। जेगल अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन हान उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। जेगल फिर से हान के ऊपर एक हमला करता है लेकिन हान ऊपर कूद के बच जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जेगल एक अटैक करता है लेकिन हान उसे रोक लेता है लेकिन हान को उस अटैक को रोकने में काफी तकलीफ हो रही होती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लोग उन्हें देख रहे होते हैं। एमसी भी उन्हें देख रहा होता है और थोड़ा परेशान होता है। जेगल हंसते हुए कहता है कैसा है, क्या तुम्हें लगता है कि पिछले 4 दिनों से सीक्रेट ट्रेनिंग लेकर तुम इम्प्रूव हो गए हो। तो हान कहता है बेकार, तुम अपनी मदद नहीं कर सकते लेकिन दूसरों की बेइज्जती कर सकते हो, क्या तुम इतने घबराए हुए हो। इसे सुनकर तो जेगल को और गुस्सा आता है और वो कहता है एक कुत्ता जो लड़ाई हार गया है वो अभी भी भौंकना जानता है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। तभी वो अपनी जगह से तेजी से कूदकर हान के ऊपर हमला कर रहा होता है और यंग लेडी कहती है इंटरेस्टिंग। एमसी फाइट को देखते हुए कहता है हाँ ऐसा लग सकता है कि यंग मास्टर जेगल हावी हो रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी अपना संयम नहीं खो रहा है। हम अभी तक लड़ाई के रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके अलावा जेगल परिवार की स्वॉर्ड टेक्निक मेरी उम्मीद से बेहतर है। मैं समझ सकता हूँ कि रियोंग जेगल इतना अहंकारी क्यों है। तो यंग लेडी कहते हैं मेरे लिए साउदर्न सी साइड का वो यंग लड़का ज्यादा इंप्रेसिव है। पहले दिन जब उसे घेरा गया तो उसने अपना बैलेंस खो दिया। आप सचमुच में सही थे जब आपने कहा कि हमें डिटर्मिनेशन वाले इंसान के बारे में अपनी राय पर दोबारा गौर करना चाहिए। एमसी शर्मा रहा होता है, बहुत शर्मा रहा होता है। तभी यंग लेडी कहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि साउदर्न सी साइड की स्वॉर्ड भर गई है। क्या आपको लगता है कि वो शुरू से ही अपनी ताकत छुपा रहा था। सिर्फ 4 दिन के अंदर इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी एमसी कहता है बहुत हो गया, 4 दिन काफी है। इसे सुनकर यंग लेडी उसकी तरफ हैरानी से देखती है। उसके बाद देखते हैं जेगल जो बहुत थक गया होता है उसके बाद भी हान के ऊपर हमला कर रहा होता है लेकिन हान उसके अटैक को रोककर उसे पीछे कर देता है। लोग कह रहे थे ओ नहीं, हान पाजिन धीरे धीरे एडवांटेज में आ रहा है और उनके चेहरे से पता चल रहा होता है वो खुश नहीं है। उसके बाद देखते हैं दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। जेगल उसे गुस्से से देख रहा होता है तो हान मन में कहता है ऐसा लगता है जैसे वो मुझे घूर घूर कर ही मार डालेगा लेकिन उस समय की स्वॉर्ड की वाई की तुलना में ये कोई खतरनाक नहीं है। उसके बाद जेगल फिर से हान के ऊपर हमला करता है। उसके बाद एमसी को देखते हैं जो खुश होते हुए मन में कहता है उसने सच में 4 दिनों में बहुत मेहनत की है। खैर ऐसा नहीं था कि वो क्षमताओं के मामलों में दूसरों से पीछे था, बात सिर्फ इतनी है कि वो अभी भी यंग होने के कारण घेर लिए जाने और अपमानित होने के बाद अपना आपा खो बैठता है। और डेफिनेटली उसे अपने सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक की समझ नहीं थी पर अब वो एक छोटी सी लहर की तरह जो हमारे घुटने को गीला करने के बाद तुरंत गायब हो जाता है और एक बड़ी लहर जो चुपचाप आती है और सब कुछ बाहर ले जाती है। ग्रेट सी की आत्मा उसकी तलवार में आत्मविश्वास से पनप रही है। मुझे यकीन है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी और होता भी ऐसे ही है। हम देखते हैं हान ने अपनी स्वॉर्ड जेगल के छाती पर रख दी होती है और होजुन कहता है इसी के साथ साउदर्न सी साइड का हान पाजिन जीत जाता है और सभी लोग कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, यंग मास्टर जेगल हार गया। हान कहता है मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम्हारी तलवार तुम्हारे जीभ से ज्यादा तेज होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और हम देखते हैं एमसी और कुछ को छोड़ के बाकी और कोई खुश नहीं होता। एमसी खुश होते मन में कहता है मैं ही वो हूँ जो गर्व महसूस कर रहा है। ये पिछले कुछ दिनों की मेहनत का फल पाने जैसा है। हान एक तरफ देख रहा होता है जहाँ पे एमसी खड़ा होता है और एमसी उसे अपनी ओर देखते हुए थोड़ा हैरान होता है और वो एमसी की ओर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराता है। तो एमसी घबराते हुए मन में कहता है क्या वो मुझे देखकर मुस्कुराया, क्या मैं पकड़ा गया। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। होजुन और एमसी उसी की ओर देखने लगते हैं। वो कहता है मैं नामगोंग परिवार का सांघिक नामगोंग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन होजुन, मुझे इस रिजल्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन है। होजुन कहता है ऑब्जेक्शन। सांघिक मुड़ के कहता है सभी लोग हम सभी जानते हैं कि साउदर्न सी साइड की तलवारबाजी जेगल परिवार जितनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा यंग मास्टर रेयोंग जेगल की जियांगू में अच्छे काम करने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा है। क्या नामगोंग परिवार की उस छोटी बहन ने साउदर्न सी साइड के उस इंसान को कोने में नहीं किया था और उसे फर्श पर लोटपोट करने में मजबूर नहीं किया था। अगर वो अपनी तलवार छुपा रहा होता तो पहले दिन ही इतना बेकार प्रदर्शन नहीं करता। इसे सुनकर एमसी थोड़ा हैरान होता है और होजुन कहता है तो आपका क्या कहना है यंग मास्टर नामगोंग। नामगोंग कहता है मुझे यकीन है कि उसने सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल किया है। होजुन कहता है सीक्रेट,
क्या आप कह रहे हैं कि जब मैं बगल से देख रहा था तभी उसने कुछ ऐसा किया? क्या आपके पास कोई सबूत है? नामगोंग कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन तभी होजुन कहता है तो फिर आपने जो कहा वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मुझे यकीन है कि आप मुरिम अलायंस के कभी ना भुलाए जाने वाले कर्तव्य को बारे में जानते हैं। ये जो आपने कहा उसके कारण जो कुछ भी हो सकता है उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। और हमें बताया जाता है जिन सेक्ट की हम एक साथ कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो एक एसोसिएशन मुरिम अलायंस के कारण बंधे हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में भी जहाँ सहयोग और दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वहाँ दो अनफॉरगिवेबल बातें हैं। मुरिम अलायंस के खिलाफ जाने वाले पहले व्यक्ति और दूसरा है लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। और देखते हैं नामगोंग कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन एक रिजल्ट जिसे हम एक्सेप्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते वो सामने आया। उसके कुछ किए बिना ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? और ऐसा कोई धोखा देने वाला आदमी सबूत क्यों ही छोड़ेगा? होजुन कहता है मैं तुम्हारे साथ बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना सबूत दिखाओ वरना। नामगोंग कहता है मैं सेक्ट के एल्डरों के सामने एक और ड्यूअल करवाने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। होजुन इसे सुनकर थोड़ा शॉक होता है और कहता है क्या तुम ऑफिशियली तौर पर इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो? नामगोंग कहता है हाँ, इस टूर्नामेंट का रिजल्ट हर किसी के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना? होजुन मन में कहता है कोई ऐसा इंसान जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है। ये लड़ाई एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन सकती है। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि जेगल परिवार को साउदर्न सी सेक्ट पर पॉलिटिकल एडवांटेज है। अगर मैं एक और डुअल एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फेयरनेस की बात करके इस डुअल को इनवैलिड कर देगा। और हंसते हुए कहता है मैं आपका दावा स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं ऑफिशियली तौर पर मुरिम अलायंस को सूचित करूंगा। तभी एमसी पीछे से चिल्लाता है ये सही नहीं है। सभी लोग हैरानी से एमसी की ओर देख रहे होते हैं और एमसी कहता है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नामगोंग चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन? एमसी कहता है मैं एक स्कॉलर हूँ, वो नहीं हूँ। नामगोंग हंसते हुए कहते हैं एक स्कॉलर? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? तुम जैसा किसी इंसान के इस मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? एमसी कहता है यहाँ तक कि एक आम आदमी भी मार्शल आर्टिस्ट का गौरव और सम्मान जानता है। ये कैसे हो सकता है कि तुम खुद पर शर्मिंदा होना नहीं जानते? नामगोंग कहता है क्या? और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तभी होजुन कहता है रुको। नामगोंग कहता है सर लेकिन ये आदमी। होजुन गुस्से में कहता है मैंने कहा रुको, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तो नामगोंग अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और होजुन एमसी से कहता है क्या तुमने कहा वो नहीं? आपने भी क्या कहा? क्या मैं इसे नॉर्थ सी आइस पैलेस के ऑफिशियली सुझाव के रूप में ले सकता हूँ? एमसी थोड़ा हैरानी से देख रहा होता है तो पीछे से यंग लेडी कहती है बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। एक दर्शक के शब्दों से एक फेयर डुअल को कैसे रद्द किया जा सकता है? तो स्कॉलर ने जो कहा वो इस बारे में मेरी राय को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। होजुन कहता है इत्तेफाक है और मन में कहता है इसे इस तरह रखने का मतलब ये होना चाहिए कि वो स्कॉलर को बचाने जा रही है। तो वो कहता है क्या आप सिर्फ क्यूरियस है या आप कोई ऑफिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं? यंग लेडी कहती है मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। होजुन कहता है ठीक है चलो इस प्रॉब्लम को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। एमसी उदास होकर मन में कहता है तो आखिरकार कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसके बारे में सोचो तो मुझे यहाँ कभी नहीं बुलाया गया और ना ही मैं कोई ऑफिशियल पार्टिसिपेंट हूँ। मैं जगह पर कोई नहीं हूँ। और हान को देखते जो इन सब बातों से बहुत गुस्सा होता है। तभी नामगोंग एमसी से कहता है भविष्य में जिस दिन तुम नामगोंग परिवार के जमीन पर कदम रखोगे वो दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। एमसी आराम से कहता है तो ऐसा है, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं बिना किसी प्राइड वाले इंसान के तलवार से नहीं डरता। इसे सुनकर नामगोंग गुस्सा होते हुए कहता है तुम कमीने। होजुन कहता है रुक जाओ। एमसी यंग लेडी के पास जाके कहता है आपकी मदद के लिए शुक्रिया यंग लेडी। यंग लेडी कहते हैं यू आर वेलकम, हम ही है जो आपको यहाँ लाए हैं। लड़ाई में हारे हुए कुत्ते को भोंकते हुए देखना भी डिस्गस्टिंग है। आप कुछ देर के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ देते? इसे सुनकर एमसी कहता है ठीक है और जाने लगता है। एमसी को पता होता है कि इन सब चीजों से हान बहुत उदास है, इसलिए एमसी भी गुस्सा होता है। उसके बाद देखते हैं होजुन कहता है अब सब लोग शांत हो जाओ, हम अगली लड़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे। और वो स्क्रॉल पढ़ते हुए कहता है इस समय ओ क्या मुझे इसे प्री अरेंज कहना चाहिए? नॉर्थ सी आइस पैलेस की यंग लेडी और नामगोंग परिवार के संग है नामगोंग प्लीज स्टेज पर आओ। इसे सुनकर वो हंसते हुए स्टेज पर जा रहा होता है। यंग लेडी होजुन से कहती है जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं एक सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करूंगी। होजुन कहता है ठीक है लेकिन लड़ाई का नतीजा ऑफिशियल तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसे सुनकर यंग लेडी कहता है ठीक है क्योंकि हम मुरिम अलायंस से संबंधित नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे मैं जांचना चाहूंगी। होजुन कहता है जांच? तो यंग लेडी कहती है नॉर्थ सी में तलवार निकालना एक पवित्र चीज है, ये सही नहीं हो सकता बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले डुअल में हुआ था। मैं नहीं चाहती कि गलत फहमी के कारण परिणाम रद्द हो जाए। मैं उन स्टैंडर्ड को जानना चाहूंगी जिनका इस्तेमाल विनर का फैसला करने के लिए किया जाता है। नॉर्थ सी में गर्दन काटते हैं। इसे सुनकर होजुन हंसते हुए कहता है इसकी परमिशन नहीं मिल सकती। यंग लेडी कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे उम्मीद थी, तो एक ही तरीका है कि ओपोनेंट को उसकी हार एक्सेप्ट करा दी जाए। इसे सुनकर होजुन कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है और पीछे नामगोंग गुस्सा कर रहा होता है। तो यंग लेडी कहती है आइस घोस्ट, और आइस घोस्ट कहता है हाँ माय लेडी। फिर वो कहती है तुमने ये सुना है ना, ये तब तक है जब तक तुम्हारा अपोनेंट यंग मास्टर नामगोंग अपनी हार खुद से नहीं मान लेते। इसे सुनकर आइस घोस्ट अपने डरावने रूप में आते हुए कहता है मैं समझ गया। नामगोंग कहता है इस एक नॉर्थ सी आइस पैलेस की हिम्मत कैसे हुई? तभी आइस घोस्ट स्टेज पर आ जाता है। आइस घोस्ट को तो स्टेज पर देख के नामगोंग की भी फट जाती है और वो कहता है मन में तो ये है इवेंचुअली ये इनका लेवल है। और यंग लेडी मन में कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि आप कल हमें क्या आंसर देंगे। डिवाइन मॉन्ग बुलेओंग, और मॉन्ग खांसने लगता है। और फिर नरेटर बोलता है ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। बहुत से लोग जो इस दिन होने वाले ऑफिशियल मार्शल डुअल का इंतजार कर रहे थे सुबह बहुत जल्दी बाहर आ गया और शहर में लोग बात कर रहे थे अरे तुम पहले ही जा रहे हो, अगर मैं जल्दी निकलूंगा तो ही मुझे अच्छी सीट मिलेगी, मेरे लिए एक सीट बचा लेना। और ऐसे ही बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है ऑफिशियल मार्शल डुअल यंग मार्शल आर्टिस्ट का ड्रीम स्टेज है। मेन कैरेक्टर को देखने के लिए जो कॉन्फ्रेंस के विनर का टाइटल हासिल करेगा। सुबह सुबह मुरिम अलायंस का डुअल शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। और देखते ही यंग लेडी कुछ पढ़ रही होती है और आइस घोस्ट और ये लड़की
लड़की जिसका नाम अभी तो बताया नहीं है, दोनों ही यंग लेडी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी यंग लेडी बोलती है आइस घोस्ट। तभी आइस घोस्ट कहता है हाँ। यंग लेडी कहती है स्नो शैडो ट्रूप तैयार करो। इसे सुनकर आइस घोस्ट कांपने लगता है। यंग लेडी कहती है वो हमारे प्लान के मुताबिक चलेंगे, हालांकि जब तक मैं कोई आदेश नहीं देती उन्हें आखिरी स्टेप के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए? तो आइस घोस्ट कहता है हाँ मैं समझ गया। आइस घोस्ट मन में कहता है लेटर आने की स्थिति में सेना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन क्यों? यंग लेडी कहती है क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो क्यों? इसे सुनकर तो आइस घोस्ट और हैरान हो जाता है कि भाई से पता कैसे चल गया, और मन में कहता है जब नॉर्थ सी की यंग लेडी इस तरह मुस्कुराती है तो कम से कम एक इंसान मर जाता है। सामने कहता है नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम है। यंग लेडी खड़े होते हुए कहते हैं और खिड़की के पास जाकर कहती है जियांगू के मार्शल आर्टिस्ट के बीच संघर्ष होना आम बात है। अगर बात बहादुर यंगस्टर की हो तो ये अजीब नहीं है, ये देखने के लिए कि वो छोटे मोटे झगड़ों के कारण तलवार निकालते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अगर ये मुरीम के भविष्य कहे जाने वाले लोगों के साथ होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स, तुम जानते हो कि मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, ठीक है? आइस घोस्ट कहता है ठीक है माय लेडी। और फिर यंग लेडी कहते हैं आई स्नो, और इस लड़के का नाम आई स्नो है। और यंग लेडी थोड़ा इविल तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं अब ये तुम्हारा समय है। और आई स्नो भी बैठा इस तरीके से कहते हैं हाँ। एमसी की तरफ एमसी कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये लकड़ी की तलवार निकाल ली है तो इसे यूं ही छोड़ना बेकार होगा। हालांकि मैं इसे ले भी लूँ तो ये बेकार है, मुझे लगता है इसे लेना भी बेहतर है, क्योंकि नॉर्थ सी आइस पैलेस ने यंग मास्टर नामगोंग को हराने के बाद भी ड्यूअल को रद्द करने का फैसला किया है, इसीलिए मेरे लिए यहाँ करने के लिए कुछ और नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हंगजाओ में एक सस्ते इन की तलाश करूंगा, मुझे भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। और हमें बताते हैं ड्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, जहाँ पे मोंग कह रहा होता है अरे तुम्हारा नाम क्या है? और एमसी मन में सोचता है क्या वो मेरा नाम पूछ रहे हैं? एमसी कहता है मेरा नाम वुन हयून है। मोंग कहता है कुछ दिनों बाद मुरीम अलायंस रिकॉर्ड रखने के लिए स्कॉलर्स को भर्ती करेगा, तुम मुरीम अलायंस में शामिल होने का ये मौका क्यों नहीं लेते? ऐसा भी लगता है जैसे तुम मुरीम से दूर नहीं रह सकते। इसे सुनकर एमसी थोड़ा चौंकता है और मन में कहता है हाँ ये सच है, मैं यहाँ हूँ इसका कारण मार्शल आर्ट में मेरी रुचि है। शायद जब मैं फॉरबिडन सिटी से बाहर निकला तो मुझे मुरोंग फैमिली पर काम करने की उम्मीद नहीं थी। और मोंग से कहता है पैसिफिकली वो किस तरह का काम है? मोंग कहता है वो एग्जाम के रिजल्ट पर निर्भर करता है। एमसी कहता है क्या एग्जाम? तो मोंग कहता है तो क्या तुमने सोचा था कि मैं पर्सनली रूप से तुम्हें या किसी और को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि तुमने कहा तुम एक स्कॉलर हो तो उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो? एमसी कहता है क्योंकि वो फेयर एग्जाम के तरीके से भर्ती होंगे तो ये एक अच्छा सौदा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पिछली बार के एग्जाम की तरह मुश्किल नहीं होगा। तभी कोई एमसी के रूम के बाहर आके कहता है स्कॉलर वो क्या आप वहाँ है? एमसी कहता है ये आवाज। तभी यंग लेडी और वो दोनों अंदर आते हैं तो एमसी कहता है यंग लेडी आप यहाँ किस लिए आए हैं? तभी यंग लेडी प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं स्कॉलर वुन। और एमसी शर्माने लगता है और मन में कहता है कुछ अजीब है, मैंने कई बार उसे मुस्कुराते हुए देखा है लेकिन मैंने उसकी इतनी चमकीली मुस्कान कभी नहीं देखी। यंग लेडी कहती है कि आप अभी निकल रहे हैं? एमसी कहते हैं ओ आपको पहले ना बताने के लिए माफ करना, आपके लिए कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है और क्योंकि ऐसा लगता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। यंग लेडी कहती है ओ क्या ऐसा है? माफ करना, लेकिन एक और एहसान है जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एमसी कहता है वो क्या है? यंग लेडी कहती है ये कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस खत्म होगा तो पार्टिसिपेंट से मुलाकात होगी, मैं आशा कर रही थी कि आप हमारे साथ आएंगे। एमसी कहता है तो क्या ऐसा है? अच्छा तो ऐसा करना मुश्किल नहीं है, तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। यंग लेडी मुस्कुराते हुए कहते हैं शुक्रिया। तो एमसी फिर से शर्माने लगता है और मन में कहता है ये मेरे लिए बहुत घातक है, जो लड़कियों का आदी नहीं है। यंग लेडी कहती है फिर बाद में मिलते हैं। एमसी कहता है जरूर। यंग लेडी जाते हुए कहती है ओ शायद अगर मुझे देरी हो गई तो आप मुझे वेस्ट लेक के उत्तरी किनारे पर चलते हुए पा सकते हैं। एमसी को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी कहता है ओ ठीक है। फिर अपना दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है अगर उसे देर हो गई तो वो नॉर्थ वेस्ट लेक पर होगी। क्या वो चाहती है कि मैं उसकी तलाश में जाऊं? और उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं, शायद ये होटल है और सभी लोग एक दूसरे की बढ़ाई कर रहे होते हैं। और एमसी परेशान होते हुए मन में कहता है ये फैमिलियर सीन इन यंगस्टर के साथ कुछ भी नहीं बदलता है जो मुरीम का भविष्य है। लेकिन यंग लेडी वो यहाँ नहीं है, क्या वो सचमुच देर से आई है? और एक तरफ देख के कहता है ओह वो लेडी मुरोंग है और नामगोंग परिवार की लेडी भी यही है। और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है और यहाँ तक कि हान पाचिन, ये अच्छा है कि वो अकेला नहीं है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था हर कोई सांघाई को नामगोंग जितना रूड नहीं है। और थोड़ी थका हुए में कहता है यंग लेडी और उसके लोग यहाँ नहीं है, क्या मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए? फिर वो बाहर निकल जाता है और एक तरफ खड़े होकर लेक को देखते हुए मन में कहता है शायद ये बहुत अच्छा हो सकता है, मैं पश्चिमी झील का अपनी मर्जी से भी आनंद ले सकता हूँ। तभी उसके पीछे से कोई आता है और एमसी उसे देख के कहता है आइस घोस्ट। यंग लेडी तभी आइस घोस्ट कहता है वो आपसे मिलना चाहती है। एमसी मन में कहता है क्या वो पहले इतने पोलाइट थे? आइस घोस्ट कहता है यंग लेडी उत्तरी किनारे पर है। इतना करके वो चला जाता है और एमसी मन में कहता है तो आखिरकार उस लेडी ने जो कहा उसका मतलब ये था कि मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और एमसी जा ही रहा होता है तभी उसे एक ग्रुप दिखता है और उन्हें देखते हुए मन में कहता है इन मार्शल आर्टिस्ट की काफी मजबूत इंप्रेशन है, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप है। खैर क्योंकि स्कॉलर भी यहाँ एक ग्रुप में आते हैं, इसीलिए एक सेक्ट के डिसाइपलों के लिए भी एक ग्रुप में आना पॉसिबल है, लेकिन किसी तरह ये ऑरा फैमिलियर लगती है। तभी अंदर का सीन दिखाते हैं और कोई कह रहा होता है सर ये आप क्या कर रहे हैं? और सभी
सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं और देखते हैं वही ग्रुप जो एमसी को बाहर मिला वो एक आदमी को पीट देते हैं और सभी गार्ड्स उस आदमी के आसपास खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक गार्ड उस आदमी से कहता है आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमने आपको बताया था कि हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है, अगर आप यहाँ गेस्ट है तो गेस्ट की तरह बर्ताव करें। वो आदमी कहता है कोई खाली सीट नहीं है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम उन सीटों को खाली नहीं कहते। तो वो गार्ड कहता है ये यंग मास्टर नहीं जानते कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, क्या आप जानते हैं ये लोग कौन है। तभी वो आदमी कहता है मैं क्यों, और वो गार्ड कहता है आप लोग। इतना ही कहता है कि वो आदमी उसके पेट में जोर से घुसा मार देता है और वो गार्ड नीचे गिर जाता है और दूसरे लोग कह रहे होते हैं ये क्या है, और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं दूर रहो हम खाना खा के निकल जाएंगे। और बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, और एक बैठी हुई लड़की कहती है आप लोग बहुत रूड है। तभी समाजजन चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो कमीने। तो वो आदमी कहता है कमीने ऐसे लड़कों का मुंह खुरदुरा होता है। समाजजन कहता है क्या, और उसके बगल में बैठा हुआ बियोंग नामगोंग कहता है ये कमीने रूड और अहंकारी है, इनकी इतनी हिम्मत। तभी वो आदमी समाजजन की तरफ तलवार करता है और कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम हमें हरामखोर कहते रहे तो मैं तुम्हारी वो जिप उड़ा दूंगा। तभी बियोन कहता है कितना बहादुर है, तुम जानते हो कि तुम एक माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल से बात कर रहे हो है ना। तो वो आदमी कहता है माउंट हुआ सेक्ट, तो तुम माउंट हुआ सेक्ट के कचरे हो। इसे सुनकर समाजजन बहुत गुस्सा होता है और चिल्ला के कहता है तुम कमीने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ जो नदी किनारे चल रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि यंग लेडी एक जगह पर खड़ी होती है, उसे देखते हुए मन में कहता है कितनी सुंदर है, खूबसूरत पेंटिंग के एक टुकड़े की तरह। उसके बाद वो चलते हुए यंग लेडी तरफ पहुंच जाता है तो यंग लेडी कहती है स्कॉलर वून क्या आपको नहीं लगता कि ये खूबसूरत जगह है। एमसी कहता है हाँ ये सुंदर है। अब तो यंग लेडी कहती है मीटिंग में न जाना ठीक है, और मुस्कुराते हुए एमसी की ओर देख रही होती है तो एमसी भी शर्माने लगता है और चेहरा मोड़ के कहता है तो इसका। और यंग लेडी कहते हैं इसीलिए क्योंकि भले ही हम अभी जाएं वहाँ सिर्फ लाशें होंगी। एमसी ये सुन के कहता है क्या, अगर तुम मुझे धोखा देते रहोगे तो ऐसा होना तय है। एमसी कहता है मैंने धोखा दिया तुम्हें, और यंग लेडी कहती है हाँ तुमने किया और सिर्फ तुम ही इसे होने से रोक सकते हो, लेकिन डेफिनेटली उससे पहले तुम्हें आइस स्नो से होकर गुजरना होगा। एमसी मन में कहता है ये एहसास मुझे पता था कि ये फैमिलियर है, ऐसा है तो जिन मार्शल आर्टिस्ट को मैंने पहले देखा था वो इसके लोग हैं। एमसी कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। और यंग लेडी थोड़ी डरावने तरीके से कहती है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, तुम अभी भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, क्या तुम्हें ऑनर ऑफ द डिसेंडिंग सन के रूप में शर्म नहीं आती। एमसी को समझ नहीं आता, तभी उसे याद आता है और मन में कहता है डिसेंडिंग सन, क्या वो उस तलवार की बात कर रही है जो मैंने क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में देखा था। तभी वो यंग लेडी से कहता है कोई गलतफहमी रही होगी, मैंने डेफिनेटली डिसेंडिंग सन स्वॉर्ड को वापस कर दिया। यंग लेडी कहती है इस जमीन में सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस तलवार का नाम जोर से बोल सकते हैं, पहले के ओनर स्वॉर्ड सेंट मोंक और नया मालिक वुन हयून। इसे सुनकर एमसी थोड़ा हैरान होता है। यंग लेडी कहती है आज नॉर्थ सी उगते सूरज को वापस लेने जा रहा है। एमसी कहता है वो स्वॉर्ड सेंट था, और मन में कहता है अब मुझे सब समझ आ गया है, जिस तरह से उन्होंने इतनी दूरी तक अपनी ऑरा से सभी मार्शल आर्टिस्ट को हैरान कर दिया, और यही कारण है कि उसने मुझे कैजुअली तरीके से डिसेंडिंग सन स्वॉर्ड दे दी जिसकी यंग लेडी ने इतनी तारीफ की। यंग लेडी कहते हैं हम इस सिचुएशन में भी तुम उस स्कॉलर से अलग व्यवहार नहीं कर रहे हो जिसे मैं जानती हूँ, मैं सचमुच हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। एमसी मन में सोचता है क्या यंग लेडी को लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। एमसी कहने ही वाला होता है मैं, तभी यंग लेडी कहती है शायद आप सचमुच कुछ नहीं जानते, लेकिन मामला जो भी हो ये इस फैक्ट को नहीं बदलता है कि मधुशाला में उन मार्शल आर्टिस्ट का जीवन तुम पर निर्भर करता है। इसे सुनकर एमसी थोड़ा हैरान होता है। तभी आइस्नो आगे बढ़ती है और वो कहती है डिसेंडिंग सन के ओनर को नमस्ते, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी अपनी तलवार से लड़ने के लिए। एमसी कहता है लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूँ। यंग लेडी कहती है अगर तुम वहाँ के लोगों के जिंदगी को इम्पोर्टेंस देते हो तो बेहतर होगा कि तुम आइस स्नो की चुनौती को एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम अभी वहीं पे खड़े होकर हमें घूरते रहोगे। उसके बाद सब तरफ शांति हो जाती है तो एमसी मन में कहता है वो डिटरमाइंड आंखें, वो सचमुच वही करेगी जो वो कह रही है। एमसी कहता है मुझे यकीन है कि ये गलत फहमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ शब्दों से हल नहीं किया जा सकता। यंग लेडी कहती है मुझे खुशी है कि अब तुम हमें समझते हो। उसके बाद एमसी अपना बैग नीचे फेंक देता है और स्वॉर्ड निकालने लगता है। इसे देखकर यंग लेडी कहती है क्या डिसेंडिंग सन इतना बदल गया है। एमसी कहता है क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैंने उसे पहले ही वापस कर दिया है, अगर ये एक मार्शल लड़ाई के लिए है तो ये तलवार काफी है। तभी एमसी के शरीर से एक लाइट निकलती है जो स्वॉर्ड का रूप लेती है। इसे देखकर आइस स्नो भी अपना ऑरा निकालने लगती है। यंग लेडी कहती है ऐसा लगता है जैसे आइस स्नो सचमुच नाराज हो गई है। आइस स्नो नॉर्थ सी की गुप्त हथियार है, भले ही तुम डिसेंडिंग सन के मालिक हो, बेहतर होगा कि तुम इसे छोटी नजरों से ना देखो। एमसी मन में कहता है तो मैं सही था, ये कोई गलती नहीं थी। आइस स्नो इतनी ताकतवर की इसकी तुलना आइस घोष से नहीं की जा सकती। तभी आइस स्नो कहते हैं डिसेंडिंग सन के ओनर के प्रति शिष्टाचार के रूप में मैं पहले शुरू करूंगी। इतना कहते हुए एकदम से कूदती है और एमसी की ओर बढ़ती है और एमसी के पीछे जाके उसे हमला करने वाले होते हैं कि एमसी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। एमसी को इतनी आराम से अटैक रोकते हुए देखकर यंग लेडी भी थोड़ा हैरान होती है। आइस स्नो हवा में घूमते हुए एमसी से दूर हो जाती है। एमसी मन में कहता है अरे बाप रे, आइस स्नो पक्का मुझे मारने की प्लानिंग बना रही है। ये वो मार्शल स्पार नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, ये जिंदगी और मौत का डुएल है। इसके अलावा कुछ समय पहले मुझे आइस स्नो की हलचल याद आई, हालांकि मैं बस हैरान था, ये एक घातक गलती थी। यंग लेडी कहते हैं तुम सच में डिसेंडिंग सन के ओनर बनने के काबिल हो, तुमने सिर्फ लकड़ी की तलवार से आइस स्नो के हमले को रोक दिया। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन चलो देखते हैं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। आइस स्नो नॉर्थ सी के 12 तलवारबाजों में से एक है जिन्हें स्वॉर्ड सन के खिलाफ लड़ने के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है।
एमसी थोड़ा हैरान होता है और मन में कहता है आई स्नो, एक स्वॉर्डमैन जिसे स्वॉर्ड सेन से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। यंग लेडी कहती है अब साफ है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, उस गलती के लिए हमें तुम्हारी जान लेनी होगी। आई स्नो इतना सुनते ही आई स्नो तेजी से भागने लगती है और एमसी के ऊपर एक हमला करते है, लेकिन एमसी उसे रोक लेता है। वो घूम के एक और हमला करते है, लेकिन एमसी उसे भी रोक लेता है। इस चक्कर में आई स्नो के हाथ से एक तलवार गिर जाती है तो वो एमसी से थोड़ी दूर हो जाती है। आई स्नो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा हुआ कैसे और एमसी अभी भी शांत होता है। एमसी मुड़ के कहता है मुझे नहीं पता कि इस गलती का समाधान कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं सचमुच आपको 2 बातें बता सकता हूँ। मैंने तुम्हें या यंग लेडी या किसी और को धोखा देने की कोशिश नहीं की है और तुम स्वॉर्ड सेन के साथ तुलना करने के लिए अभी भी कमजोर हो और अपनी ऑरा को निकालने लगता है। तो इसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एमसी मन में कहता है आई स्नो सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बस मन की तलवार बना सकती है, लेकिन इसे हिला नहीं सकती। अभी तक नहीं। यंग लेडी थोड़ा परेशान होती है। आई स्नो थोड़ा आगे बढ़ती है और एकदम से कूद के गायब हो जाती है। एमसी उसे सेंस कर लेता है और जगह से हट जाता है। आई स्नो एमसी के पीछे से हमला करती है, लेकिन एमसी उसे रोक लेता है। यंग लेडी एमसी को ऐसे लड़ता हुआ देख हैरान होती है। एमसी बिना किसी तकलीफ के शांत मन से लड़ रहा होता है। इसे देखकर यंग लेडी कहती है इम्पॉसिबल, वो आई स्नो के सभी हमलों को रोक रहा है। इतनी तेज मूवमेंट के साथ वो इतनी मुश्किल से दिखाई दे रही है। ये एक अनस्टॉपेबल मूवमेंट है जो नदी की तरह बहती है। उसकी तलवार आई स्नो की तलवार से टकराती है, जैसे नदी का रास्ता पहले खत्म हो गया हो। मैंने इस तरह का कुछ कभी नहीं देखा है। और देखते हैं आई स्नो और एमसी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते। यंग लेडी अभी भी कह रही होती है इस दर पर आई स्नो की तलवार उसके लिए कोई खतरा नहीं है। नहीं, शायद से वो शुरू से ही उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। उसके बाद दिखाते हैं एमसी अपना एक अटैक करने जा रहा होता है। यंग लेडी बहुत हैरान होती है और एमसी का अटैक एक चट्टान जितना बड़ा होता है। और यंग लेडी कहती है वो लकड़ी की तलवार से इतनी भारी और शक्तिशाली ऑरा कैसे दिखा सकता है। यंग लेडी देखती है और एमसी अपने अटैक को बनाने के बाद अटैक कर देता है। व्हाइट टाइगर रियल कॉम्बैट स्वॉर्ड आर्ट, थर्ड टेक्निक हैवी स्वॉर्ड। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बियॉन को जो पिट चुका होता है और समाजियन को भी चोट लगी होती है। समाजियन कहता है डैम इट, इन कमियों की हिम्मत कैसे हुई। तभी उनके बीच आइस घोस्ट आके कहता है रुक जाओ। समाजियन मन में कहता है ये आदमी तो आइस घोस्ट है। आइस घोस्ट उन आदमियों से कह रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो आदमी कहता है जैसे ही हमने सुना कि आप ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो हम भी आ गए। इत्तेफाक से हम अपने दूसरे भाइयों से भी मिले, इसलिए हम एक साथ अपने खाने का आनंद लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन रूड कमीनों ने हमसे झगड़ा मोड़ ले लिया, इसीलिए छोटी सी दिक्कत थी। इसे सुनकर समाजियन चिल्लाते हुए कहता है छोटी सी बात। नॉर्थ सी के सैनिकों ने ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे। आइस घोस्ट कहता है जिम्मेदारी, क्या इन लोगों की वजह से किसी की मौत हुई। समाजियन कहता है क्या। आइस घोस्ट आगे कहता है या किसी ने अपना हाथ पैर या आंख खो दी। उंगलियों के बारे में क्या। इसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आइस घोस्ट आगे कहता है कोई नहीं, तब मुझे लगा कि ये सच में एक मामूली मुद्दा था, चलो चलते हैं। तो वो आदमी कहता है यस सर। तभी बियॉन चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, क्या तुम्हें लगता है कि आगे जो तुम्हारे लिए आने वाला है तुम उसे संभाल सकते हो। तुम नॉर्थ सी बारबेरियन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी आइस घोस्ट कहता है वो सच में रूड है, प्लीज तुम जैसा चाहो करो। नॉर्थ सी का इंसान ना तो भागता है और ना ही छिपता है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो अभी लो। मेरा अनुमान है कि इसे यही खत्म करना बेहतर होगा। ऑफ कोर्स अगर तुम लोग ये करने का हिम्मत रखते हो। इसे सुनकर समाजन बहुत गुस्सा हो रहा होता है। बियॉन लड़ने के लिए आगे जाने वाला होता है, तभी उसे कोई रोक के कहता है अपने आप को शांत करो। और वो मीमरोंग होती है। मीमरोंग कहती है सबसे पहले हमें घायलों की मदद करनी चाहिए और मुझसे गलती हो गई। मीमरोंग ने जिसे रोका होता है वो उसका नाम रेयन जेगल है। मैं तब से उसे बियॉन बुला रहा था। अब बियॉन कहती है हाँ इसका अंत देखना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। और पीछे वाला कोई आदमी बोलता है वो सही है, प्लीज अपने आप को शांत करो कम से कम मेरे लिए। माउंट हुआ सेक्ट के यंग मास्टर। और हमें इसके बारे में बताया जाता है वुडान सेक्टर से जिन योंग। समाजन कहता है हम अभी तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन किसी दिन हम पक्का से इस अपमान का बदला लेंगे। आइस घोस्ट मुस्कुराता है और वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए कहता है लड़ाई शुरू हो गई है, हम तुरंत लौट जाएंगे, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा हम उसे मार डालेंगे। और उसके साथ ही ये सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं। समाजन गुस्से से टेबल को तोड़ रहा होता है और कह रहा होता है हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। और दूसरे लोग मन में कह रहे होते हैं क्या उसे अब इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत आ गई। जब वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाया और गिर गए, तभी हान मुरोंग के पास आके कहता है आपके सही डिसीजन के लिए शुक्रिया, हमने एक खतरनाक सिचुएशन को रोका है। मुरोंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। हान कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। मुरोंग कहते हैं बस, क्या तुमने स्कॉलर वून को देखा है, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो मार्शल आर्ट नहीं जानता है। हान मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे यकीन है कि अगर ये वो हैं तो वो ठीक रहेंगे। मुरोंग कहते हैं क्या, तो हान कहता है स्कॉलर वून वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जो इस चीज के कारण कभी घायल हो जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है आई स्नो और एमसी की फाइट की ओर। एमसी खड़ा होता है और आई स्नो अपने घुटनों के बल बैठी होती है। इसे देखकर तो यंग लेडी भी हैरान होती है कि ये हुआ क्या। एमसी बस गहरी सांसें लेता है और आई स्नो कहती है मैं हार गई। एमसी कहता है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप सचमुच एक्सीलेंट है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं दूंगा कि तुम इन्हें अपना बनाओ, लेकिन ये सचमुच अच्छा था। आई स्नो दर्द में होती है और खांस रही होती है तो एमसी कहता है सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही घायल कर दिया। इसे देखकर यंग लेडी बस चुपचाप आगे बढ़ रही होती है। एमसी अभी भी कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। यंग लेडी कहती है अब इसे रोक दो क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई है, इसलिए हमें और बात करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज इस बैटल को खत्म करो और जारी रखोगे। डिसेंडिंग सन का फॉर्मर ऑनर क्या चाहता है। इसे सुनकर एमसी कहता है क्या। यंग लेडी कहती है अगर आई स्नो डिसेंडिंग सन के ओनर के हाथों अपनी जान गंवा
देती है तो मुझे यकीन है कि उसे कोई पछतावा नहीं होगा। एमसी कहता है नहीं, इसे भूल जाओ। मैं नहीं जानता कि डिसेंडिंग सन का पिछला ओनर क्या चाहता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये किसी को मारने के बारे में नहीं है जिससे मैं कर सकता हूँ। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं डिसेंडिंग सन का ओनर नहीं हूँ। यंग लेडी कहती है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि डिवाइन मॉन्क ने हमसे झूठ कहा? एमसी कहता है डिवाइन मॉन्क? क्या आप मॉन्क बुलियोंग के बारे में बात कर रहे हैं? और मन में कहता है ओह, अब मुझे समझ आया, वो चीज जो वो दोनों मुझे सौंपना चाहते थे, इसीलिए मुझे स्वॉर्ड सेंस से डिसेंडिंग सन स्वॉर्ड मिली और डिवाइन मॉन्क चाहते थे कि मैं इस सिचुएशन का समाधान करूं। यंग लेडी कहती है क्या स्वॉर्ड सेंस ने सच में आपको डिसेंडिंग सन स्वॉर्ड नहीं दी? एमसी कहता है उसने मुझे तलवार दी, लेकिन मैंने उसे वापस करने की कोशिश की और तभी यंग लेडी कहते हैं उसने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया होगा। तब इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि आप डिसेंडिंग सन के ओनर है। एमसी कहते हैं ये बस एक गलतफहमी है। यंग लेडी कहते हैं ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये पर्सपेक्टिव का मामला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिसेंडिंग सन है या नहीं। मुद्दा यह है कि आप ही वो इंसान है जिसे डिसेंडिंग सन के मालिक के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। आपको स्वॉर्ड सेन ने एक्सेप्ट कर लिया है और डिवाइन मॉन्क ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड सेन कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो, और डिवाइन मॉन्क कहता है अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो ये पॉसिबल है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और प्रेजेंट में आता है जहाँ पे यंग लेडी कहती है अब भी आपने ऐसी लकड़ी की तलवार से आई स्नो को हरा दिया, भले ही वो एक तलवारबाज है जिसे स्वॉर्ड सेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया है। एमसी मन में कहता है वो इस लकड़ी की तलवार को क्यों कोस रही है? यंग लेडी कहती है अब नॉर्थ सी की नजर आप पर रहेगी। तुम्हारा पास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, मार्शल आर्ट, पर्सनैलिटी और यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मन और दोस्त कौन है, क्योंकि अब तुम डिसेंडिंग सन के ओनर हो। तो अब जल्दी से लड़ाई खत्म करो, असली मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्ड सेन की तरह जो 30 साल पहले नॉर्थ सी में आया था। एमसी कहता है मैं नहीं चाहता, मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इंसान हूँ जिसे सिर्फ तलवार पसंद है और मुझे लगता है कि मैं किसी को मारे बिना स्वॉर्ड के महान ताव तक पहुँच सकता हूँ। यंग लेडी कहते हैं सच में तुम दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से बहुत अलग हो जिन्हें मैं जानती हूँ। कोई कैसे इतने मासूम विचार रख सकता है? तो फिर आप आई स्नो की जान नहीं लेंगे और मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? एमसी कहता है मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? हम तभी एमसी महसूस करते हुए मन में कहता है कोई हमारे आसपास है, उनमें से कई है। यंग लेडी कहते हैं क्योंकि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे शुक्रिया देना होगा, और उसके लिए शुक्रिया। और देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यंग लेडी कहती है मैंने इतनी मुश्किल से जो प्लानिंग बनाई थी वो बेकार हो गई। एमसी हैरानी से आगे देखते हुए कहता है आइस घोस्ट, इसके बारे में सोचूं तो इन्होंने कहा कि ड्रैगन फिनिश कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स का जीवन खतरे में है क्योंकि आइस घोस्ट यहाँ पे है, तो क्या इसका मतलब? तभी यंग लेडी कहती है आइस घोस्ट हम प्लान रोक देंगे, अपने अगले कदम के लिए आदेश का इंतजार करो। आइस घोस्ट बस अपना सर हिलाता है और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। यंग लेडी कहती है वो यहाँ इसलिए है ताकि कुछ घटित होने की सिचुएशन में मेरी सुरक्षा पक्की हो सके। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमने कम से कम कुछ समय तो खरीदा। हालांकि आप लड़ाई खत्म नहीं करेंगे तो अब ये वैसे भी मीनिंगलेस है। सौभाग्य से कॉन्फ्रेंस के यंग लोगों को बचा लिया गया है। इसे सुनकर एमसी खुश होता है और यंग लेडी कहती है आई स्नो खड़े हो जाओ। आई स्नो उदास होते हुए खड़ी हो जाती है। यंग लेडी एमसी के पास जाके कहती है क्योंकि आपने आई स्नो को एक और मौका दिया, मुझे लगता है कि नॉर्थ सी को इसको रिपेयर करना होगा। और देखते हैं वो एमसी के करीब आ जाती है तो एमसी शर्माने लगता है। वो एमसी के पास आकर कहती है डार्क हेवन मार्शल एम्परर और अजूर ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर। इसे सुनकर एमसी हैरान होता है। इसे सुनकर एमसी मन में कहता है ये इस नाम को कैसे जानती है? यंग लेडी कहती है वो दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं, लेकिन मूरिम अलायंस को इन नामों पर ध्यान देना चाहिए और वो आदमी जो इन सब के पीछे है एब्सोल्यूट वन। अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे पास नॉर्थ सी आने के अलावा कोई और चारा नहीं है, इसीलिए। और एमसी के पास चली जाती है और एमसी के सीने में जाकर चिपक जाती है। एमसी शर्माने लगता है। यंग लेडी कुछ बड़बड़ाने लगती है। एमसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। तभी यंग लेडी एमसी को एकदम से दूर करती है और आई स्नो के पास जाकर कहती है क्योंकि तुमने उसकी जान लेकर चीजें खत्म नहीं की, इसलिए ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब तुम नॉर्थ सी पर पहुंचोगे तो आई स्नो तुम्हारा स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद होगी। एमसी मन में कहता है लेकिन मेरी वहाँ जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। तभी आई स्नो यंग लेडी को लेकर उड़ जाती है और यंग लेडी जाते हुए कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ नॉर्थ सी में। और एमसी बस उसे जाता हुआ देखता है। उसके बाद दिखाते आई स्नो यंग लेडी को लेकर जा रही होती है तो यंग लेडी कहती है आई स्नो यंग लेडी तरफ देखती है और नीचे आ जाती है। यंग लेडी बोलती है तुम जानती थी है ना? आई स्नो उदास होते हुए कहती है मैं नहीं जानती थी कि वो डिसेंडिंग सन का मालिक है, लेकिन वो सच में उन लोगों में से एक था जिनसे मैं लड़ना चाहती थी। तो यंग लेडी कहती है कब से? आई स्नो कहती है वो समय जब हम सबसे पहले स्वॉर्ड सेन से मिले। यंग लेडी कहती है क्या ऐसा है? नॉर्थ सी के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर होगी, भले ही वो डिसेंडिंग सन का मालिक है। तुम ऐसे इंसान से हारी हो जिसका नाम भी पूरी तरह पता नहीं है। आई स्नो याद करते हैं कि वो एमसी से कितनी बुरी तरह से हारी थी और कुछ कह नहीं पाती। यंग लेडी कहती है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सब बुरी खबर थी। ये साउदर्न एफिनिटी फैक्शन के लिए भी एक अच्छा स्टिमुलेंट होगा जो शांति से कोएग्जिस्टेंस के अपने थ्योरी के साथ आलसी हो गया है, और यहाँ तक कि वो लोग भी जो उस पावर का आनंद ले रहे हैं जो परम ने दी है। तुम किस तरफ हो? क्या तुम वो पक्ष हो जो तुम्हारी हार में कंफर्ट देगा? आई स्नो कहती है मैं नॉर्थ सी के 12 तलवारबाजों में से एक हूँ, मैं सिर्फ नॉर्थ सी के आदेशों का पालन करती हूँ। यंग लेडी कहती है कि मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कहोगी। डिसेंडिंग सन का नया मालिक, मुझे उसके ऐसे इंसान होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। अगर हम इसके बारे में सोचे कि हमारे साथ क्या हो सकता था तो ये पीसफुल होगा। और मुस्कुराते हुए कहती है क्या मुझे कहना चाहिए था हम आज के अपमान को नहीं भूलेंगे। और एमसी अभी भी वहीं पे खड़ा होता है जहाँ पे उसने लड़ाई की थी।
और छाती पे हाथ रखते हुए मन में कहते हैं मुझे अब भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा, क्या मैंने सचमुच आइस स्नो को हरा दिया। और तभी वो एकदम से गिर के नीचे बैठ जाता है और अपने कांपते हुए हाथों को देखते हुए कहता है ओह क्या मुझे लड़ाई का प्रेशर महसूस हो रहा है। सबसे पहले ये एक टेक्निक थी, फिर एक बदसूरत लकड़ी की तलवार और अब एक नेमलेस ट्रेनिंग स्वॉर्ड। मुझे लगता है कि मैंने ट्रेनिंग पर जो दिन बिताए वो बेकार नहीं थे। स्वॉर्ड सेंट, डिवाइन मॉन्क, नॉर्थ सी और मुरिम अलायंस। मुझे लगा कि मैं ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। जियानगू के ये पहलू मुझे फॉरबिडन सिटी की याद दिलाते हैं, जो महामारी की तरह था, और याद करता है वो पल जब वो अपने भाई के साथ खुश था। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन के बाद शिप में, जहाँ पे एमसी खड़ा होता है और नदी की ओर देखते हुए कहता है क्या ये यांगतीजी नदी है? हाँ। और नरेटर बताता है एक बड़ी नदी जो तिब्बती और प्लेटियो से शुरू होती है, कॉन्टिनेंट से होकर पीले समुद्र में बहती है। ये नदी कॉन्टिनेंट को ईस्ट से वेस्ट तक जोड़ती है। काउंटलेस मर्चेंट्स और ट्रैवलर के लिए एक हेल्पफुल ट्रैफिक रूट रहा है। हालांकि नदी के समुद्री लुटेरों का हमला होने का खतरा है। और एमसी मन में कहता है क्या मुझे इसके बारे में आगे सोचना चाहिए था? आइस स्नो से लड़ने के बाद मैं पूरी रात जागता रहा और हंगजाओ छोड़ दिया और बिना रुके डोंगटिंग झील की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि मैं उनके होम टाउन जाना चाहता था, इल चोंग्यून हयोन नीम, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मैंने जब से वो जगह छोड़ी है, मेरे मन में मुरिम अलायंस में मुझे मिलने वाली सिचुएशन में दूसरे थॉट्स आ रहे हैं। रियलिस्टिक होने के लिए उससे बेहतर कोई दूसरी सिचुएशन नहीं है। और एमसी को सुनाई देता है उसके पीछे लोग बात कर रहे होते हैं, हाँ इतना जवान आदमी इतनी गहराई से सांस क्यों लेता है? मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ आओ और हमारे साथ शराब पियो। एमसी कहता है मैं? तो वो आदमी कहता है बिल्कुल, हम और किससे बात करेंगे, जल्दी करो। एमसी कह रहा होता है मैं हूँ। तभी बूढ़ा आदमी कहता है हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और बहुत समय बिताना है, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? हम पहले से ही यहाँ वहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ आओ और एक कप ले लो। एमसी सोचता है मुझे लगता है एक कप ठीक रहेगा, और देखते हैं एमसी ने एक कप बोल के कई कप पी लिया होता है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है ओ ये पीना जानता है? तो दूसरा आदमी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो शराब पीने में अच्छा होगा। फिर वो एमसी से पूछता है क्या तुम नॉर्थ से आ रहे हो? और एमसी पूछता क्या? तो दूसरा आदमी कहता है इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैंने भी कुछ बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ये आखिरी एग्जाम नहीं है जिसे तुम दे सकते हो, खुश हो जाओ। और तीसरा आदमी कहता है हाँ तुम इस बारे में बुरा महसूस करने के लिए बहुत छोटे हो, कम से कम तुम एग्जाम देने के लिए इतनी दूर तो पहुंच गए। एमसी कहता है ओ मैं? तो वो आदमी इशारा करते हुए कहता है ये आदमी वहाँ 3 बार फेल हुआ, तो इतना उदास मत रहो। तो बूढ़ा आदमी कहता है वो 3 बार काउंटी एग्जाम में और 3 बार प्रोविंशियल एग्जाम में फेल हुआ, इस तरह इसने कुल मिलाकर 9 साल बिताए हैं। मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं कि इसने क्यों छोड़ा। तो एक आदमी हंसते हुए कहता है ये पूरा नहीं है, क्या तुम एक बार मार्शल क्लैन के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक व्यापारी हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत रंगीन है। तो वो आदमी चिढ़ते हुए कहता है तुम दूसरे लोगों के पास्ट को निकालते क्यों रहते हो? एमसी मन में कहता है अगर मैं कहूँ कि वो जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है तो समझाना मुश्किल होगा। खैर मैं सच में कुछ स्कॉलर जैसे ही सिचुएशन में हूँ जो फेल हो गया। तभी वो आदमी एमसी को एक कटोरी पकड़ाता है और ड्रिंक डालते हुए कहता है मैं जियांग हूँ, मैंने पिछले दिनों एक एम्बेसडर बनने के लिए एक एग्जाम दिया था, क्या तुम्हारा नाम वो नहीं है? एमसी कहता है हाँ यही मेरा नाम है। और आगे कहता है दरअसल इन सभी लोगों को इंपीरियल एग्जाम का पहले से ही एक्सपीरियंस है, इन्होंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो कंफर्टेबल हो जाओ। तभी एमसी की नजर दूर खड़े लोगों पे जाती है जो बात कर रहे होते हैं। एमसी मन में कहता है मार्शल आर्टिस्ट। हाँ। वो आदमी उधर देखते हुए कहता है क्यों आप हैरान है कि मुरिम के लोग इस जहाज पर है, या तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है? एमसी शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं। तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, वो अफवाहें कहती है कि वो इतनी कीमती है कि हमारे जैसे लोग उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे देखना ठीक है, वो सचमुच बहुत सुंदर है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है इन बातों को रोक दो, अगर वो तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दे क्योंकि उसे बुरा लगा है तो क्या होगा? और उसके बगल बैठा हुआ इंसान कहता है हाँ हमें हमेशा किसी तलवार वाले इंसान से सावधान रहना चाहिए, वो एक इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव भी नहीं करते। एमसी के बगल बैठा हुआ इंसान कहता है वैसे भी वो दूसरे लोग किस सेक्ट से हैं? एमसी कहता है वो तो, और दूसरा इंसान कहता है वो उस फेमस नामगोंग परिवार से है। ओहो मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको बताऊंगा कि नामगोंग परिवार के वो लोग क्यों हैं इस जहाज में। दोनों आदमी अजीब शक्ल बनाते हुए कहते हैं है उसकी पुरानी आदत फिर से बाहर आ रही है। तो दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है उसे रहने दो, वैसे भी हम पक चुके हैं। जांग आगे कहता है मैं सचमुच खबरों में तेज हूँ, क्या तुम जानते हो? आखिरकार कुछ दिन पहले मैं मार्शल क्लैन के लिए काम करता था, अब वहाँ चीजें बहुत बुरी है, लेकिन मैं अभी भी जियांगू के ज्यादातर खबरें अपनी उंगलियों में गिन सकता हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता है अपने अतीत के बारे में बात करना बंद करो और इस बात पर ध्यान दो कि नामगोंग परिवार इस जहाज पर क्यों है। तो जांग कहता है हर चीज की शुरुआत एक लेटर से होती है। एमसी थोड़ा हैरान होकर कहता है लेटर? तो जांग आगे बताता है कुछ साल पहले यंगताजी नदी के मुहाने पर नदी समुद्री डाकू के लोगों का एक एसोसिएशन था जिसे लूट गिरोह कहा जाता था। क्योंकि मुहाना बहुत छोटा था इसलिए बड़े जहाजों पर हाथ नहीं मार सकते थे और सिर्फ छोटे जहाजों को धमकाकर जीने के लिए टोल कलेक्ट करते थे। लेकिन एक दिन उनके मुहाने पर एक खुफिया लेटर आया। हालांकि उनके लीडर को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने एक सबऑर्डिनेट को लेटर पढ़ने के लिए दिया। वो सबऑर्डिनेट सच में शाओलिन टेम्पल का एक करप्टेड मॉन्क था जिसका मॉन्क नेम था एक बिना दिल का, हाँ यही नाम है। और वो ऑफिशियल्स की पकड़ से बचने के लिए लुटेरे ग्रुप में एक समुद्री डाकू के नेता के रूप में छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा वो मुहाने से भाग गया क्योंकि लेटर पढ़ने वाला
सबऑर्डिनेट भाग गया, इसीलिए लीडर भी डर गया। उसने सोचा कि ये लेटर उसके ठिकानों पर रेड मारने की डिग्री है, इसीलिए सभी समुद्री लुटेरों ने कुछ देर के लिए अपना ठिकाना खाली कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगभग 4 महीने बाद वो करप्ट मॉन्क फिर से मुहाने में दिखाई दिया। इस समय तक वो एक महान मार्शल मास्टर बन गया था। उसके हाथ के सिर्फ एक हमले से हर कोई उड़ने लगा, चाहे वो कोई भी हो। आखिर में सभी समुद्री डाकुओं को और उसके बेस को कब्जे में कर लिया और बस एक झटके में उनका लीडर बदल गया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम लूट गैंग से बदलकर बेरहम गैंग रख दिया और अपनी ताकत बढ़ाते रहे। तब से वो सभी जहाजों पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। टूरिस्टों ने कहा उनका अनुभव इतना डरावना था कि उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसके बाद लोगों में ये जिज्ञासा होने लगी कि वो नकली मॉन्क एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गया। तुम भी क्यूरियस हो गए है ना? तो एमसी कुछ कहता नहीं और आगे कहता है, एक बार जब वो नशे में था तो उसने अपने एक साथी को अपना सीक्रेट बता दिया। उसने कहा कि वो लेटर कुछ लंबे समय से खोई हुई सीक्रेट मार्शल आर्ट जैसा था। तो आदमी गुस्सा होते हुए कहते हैं, आखिर किसने समुद्री डाकू को ऐसी सीक्रेट मार्शल आर्ट भेजी? तो दूसरा कहता है, सही है, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। और बीच में बैठा बूढ़ा आदमी कहता है, हम कह सकते हैं कि यही एक कारण है कि हमारे जैसे किसी इंसान की जिंदगी मुश्किल है ना? एमसी राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, तो ये वो लेटर नहीं था जो मैंने भेजा था। खैर, मेरा लेटर उस बारे में ज्यादा बात करने के लिए नहीं है। उसके बाद जियांग कहता है, प्रॉब्लम ये है कि उन जहाजों में से एक जो बेरहम गैंग के शिकार थे, टाइगर रॉक मर्चेंट का जहाज था। तो उसके सामने बैठा हुआ आदमी हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है? और जांग हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। हम जिस जहाज पर है उसका मालिक टाइगर रॉक मर्चेंट के पास है।